माँ सरस्वती का नमन। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मकर संक्रांति का पर्व है और इसका प्रकृति से एक सीधा संबंध है। आज के दिन सूर्य उत्तरायण की ओर उनका आगमन होता है, शुभागमन होता है। ये इस बात का उद्योतक है कि धरती पे जो भी जीव जंतु पशु पक्षी मानव सबके कल्याण के लिए रोशनी का ताप बढ़ता है ताकि लोग सुखी रह सकें। सर्दी से निजात भी मिलती है, ये भी कह सकते हैं। शुभ कार्य भी शुरू होते हैं, बहुत सारी चीज़ है। और राम का भी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भी एक संबंध है इससे। बल्कि मैं कहूँ सूर्य और चंद्रमा दोनों उनमें पाया जाता है। कहीं मैंने पढ़ा था शीतलता भी देते हैं, ताप भी देते हैं। बगैर दोनों के किसी का जीवन संभव नहीं है। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम को नमन करता हूँ। हमारे भगवान, हमारे ईश्वर हैं। पुरुष में उत्तम मर्यादित थे, इसलिए उनका नाम पुरुषोत्तम राम पड़ा। इसी संदर्भ में मैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, दोनों को मैं नमन करता हूँ। इन्होंने वो कार्य किया है जो कई हजारों वर्ष तक लोग याद रखेंगे। दोनों लोगों को, ये दोनों लोग अमर हो गए। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम पहले भी अमिट थे, हमेशा अमिट रहे। अयोध्या गुप्तार घाट मतलब राम। अयोध्या मीन्स मर्यादा पुरुषोत्तम राम। पर सजाने और संवारने का इन लोगों ने काम किया। मैं इन सबको नमन करता हूँ। उन सभी संत महात्माओं को भी नमन करता हूँ जिनकी बड़ी इच्छा रही कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम एक सलीके तरीके से उनको वहाँ स्थापित किया जाए। अब मैं अपने ऑब्जेक्ट पे आता हूँ। मैं आपको ट्रांसलेशन की सीरीज पढ़ा रहा था, हिंदी से अंग्रेजी। आज मेरा अंतिम वो है इस संदर्भ में इंग्लिश से मैं ट्रांसलेशन करने है, तो मैंने सब बता दिया। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस में भी सब बता दिया। केवल फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस रह गया था, जो आज मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ। शब्द देखिएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर मतलब भविष्य, परफेक्ट माने पूर्णता की ओर, कंटिन्यूअस जारी रहता है। तो इसमें पहले पहचानेंगे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि पाया जाता है। इसी के साथ एक मैंडेटरी है कब से, समय का, चाहे वो सुबह दोपहर शाम हो, दिन हो, महीना हो। दो बात बड़ी महत्वपूर्ण है, या तो पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम, ये चीज़ मैंडेटरी है। और दूसरा कंटिन्यू रहता, जारी रहता, करना कुछ नहीं है। मैं आ जाता हूँ सीधा फॉर्मेटिव सेंटेंस पे, सकारात्मक वाक्य पे। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट शैल हैव बीन या विल हैव बीन, फिर V1 में ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। मैं एक वाक्य पढ़ता हूँ। राम 2 घंटे से खेल रहा होगा। राम विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। मैं सुबह से पत्र लिख रहा हूँगा। आई शैल हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। इसी प्रकार से तीसरा, मम्मी सुबह से खाना बना रही होगी। द मम्मी विल हैव बीन कुकिंग द फूड सिंस मॉर्निंग। ये हो गया। अब आता हूँ निगेटिव सेंटेंस में। निगेटिव सेंटेंस में डियर, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शैल या विल, फिर नॉट हैव बीन, फिर बी का थर्ड फॉर्म, मैंने बी का 1 फॉर्म प्लस उसमें ING, बी का 4 फॉर्म, सॉरी, बिफोर।
B1, B2, B3, B4। माफ़ी चाहूँगा। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, बेस फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। जैसे, क्या राधा 2 घंटे से गाना नहीं गा रही होगी? बिल राधा, ठीक है। राधा पहले सब्जेक्ट, फिर मैंने बताया था शैल है बिल। राधा विल नॉट हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। एक तीसरा, तुम 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे होगे। यू विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। एक और मैं देता हूँ, वे दोपहर से गाना नहीं गा रहे होंगे। दे विल नॉट हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस नून। तो सिंस फार का यूज़ था और हैव बीन के पहले और बिल के बीच में नॉट था। ये हो गया निगेटिव। अब आप आ जाइए इंटेरोगेटिव पे। इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव और निगेटिव में फुल स्टॉप था वाक्य खत्म होने पे। इंटेरोगेटिव में सबसे पहले शैल या विल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, फिर B1 में ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्या राम 2 घंटे से किताब पढ़ रहा होगा? क्या राम 2 घंटे से किताब पढ़ रहा होगा? विल राम हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 आवर्स। साइन ऑफ इंट्रोगेशन। दूसरा, क्या मैं अमीनाबाद जा रहा हूँगा 2 घंटे से? घंटा जरूर है, टाइम जरूर है। या क्या मैं 2 घंटे से बैडमिंटन खेल रहा हूँगा? फ्यूचर की बात है, कंटिन्यूअस की बात है, और दोपहर से बैडमिंटन खेल रहा हूँगा। तो क्या होगा? शैल आई हैव बीन प्लेइंग द बैडमिंटन फॉर 2 आवर्स। अगर यहीं दोपहर से है, सिंस नून। मैं केवल समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है, लेकिन गलतियाँ ग्रामेटिकली नहीं होंगी। उस पॉइंट को आप पकड़िएगा, मेरी भाषा पे मत जाइएगा भाई। एक एज फैक्टर शरीर के साथ है ज़रूर, लेकिन मेंटल जो स्टेट ऑफ माइंड है वो मेरा ठीक है। मैं फिर स्ट्रक्चर बता दे रहा हूँ, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, फिर B1 में ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ये हो गया इंट्रोगेटिव। इंटरोगेटिव एंड निगेटिव, इसमें सारे स्टूडेंट गलती कर बैठते हैं नॉट को लेके कि नॉट कहाँ लगाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, जैसे ही सब्जेक्ट लिया उसके बाद आप नॉट लगाएंगे, फिर आप हैव बीन लगाएंगे। कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्या मम्मी खाना नहीं बना रही होगी? तो क्या होगा? विल द मम्मी नॉट हैव बीन कुकिंग द फूड? साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो क्या हुआ? इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या हुआ? आपका शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस B1 में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ये हो गया इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। एक और वाक्य मैं बताता हूँ। क्या गीता 2 घंटे से नहीं नाच रही होगी? विल गीता नॉट हैव बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स। दिस इज ऑल अबाउट इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। अब प्यारे, मैं आप सभी से एक बात कहता हूँ, वो ये है, अब तक जितना भी ट्रांसलेशन में एक सेंटेंस का 48 सेंटेंस होता है।
48। कैसे? प्रेजेंट में 4, पास्ट में 4 और फ्यूचर में 4। ठीक है, ये हो गया 4 तिया 12 और प्रत्येक में 4, प्रत्येक में 4। तो 12 चौका कितना हुआ? 48। अगर इस तरह से चले 48 सेंटेंस एक सेंटेंस का बनाया जाता है ट्रांसलेशन पे। एक और लास्ट में बता दें, कहीं कहीं जैसे ये होता है, आप वो इंट्रोगेशन में लेते हैं, इंट्रोगेटिव लेते हैं, तो कभी उसके पहले वाई वेयर वगैरह भी लगता है, वैन अगर वो आता है, वो फोर्स किया जाता है, तो उसके बाद जो है शैलिया बेल का प्रयोग होगा, या वाजबर का होता था, या डिड का प्रयोग। बड़े कहने का मतलब डू या डज का, ये सिंपल लैंग्वेज है। अगर कहीं कब क्यों कहाँ ये सब बातें आ रही हैं तो वो जो है आक्सली तो लगाएंगे क्वेश्चन, उसके पहले इसको भी लिख देंगे। इसमें और कुछ रह नहीं जाता ट्रांसलेशन में। हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करने का बहुत सरल नियम ये है कि आप स्ट्रक्चर के लिए खाका खींच के छोटे छोटे बॉक्स बना दीजिए, उसी बॉक्स में डाल के प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से आपका सही हो जाएगा। इस तरह से आज के दिन मेरा ट्रांसलेशन का जो सीरीज़ था वो समाप्त हुआ। और मैं सभी माता पिता से कहूँगा कि वो अपने बच्चे को मेरे शक्ल सूरत पे ना जाए, मेरे वीडियो की इमेज पे ना जाए, मेरे तौर तरीके पे न जाए। कोई भी किताब मेन चीज़ जैसे पढ़ा जाता है वैसे वो मूल मंत्र जाने कि जो मैं बोल रहा हूँ इसको देख लें और एक बार एथेंटिसिटी चेक कर लें। अगर कहीं मुझसे गलती भी हुई होगी जाने अनजाने, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और अगर कोई व्यक्तिगत कहीं किसी को त्रुटि लगी भी होगी तो हमको ज़रूर फ़ोन करेगा, मैं उससे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लूँगा, क्योंकि माफ़ी मांगने से मैं छोटा नहीं हूँगा, मैं बड़ा हूँगा। माफ़ी मांगना एक बहुत बड़ी बात है और समर्पण भाव से माफ़ी मांगना उससे बड़ी बात है। मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ, इंसान हूँ, गलती सबसे होती है, मुझसे भी हो सकती है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को मेरा प्रणाम, नमन।